किशनगढ़ गांव में एक सन की पठान रहता था। उसका एक बड़ा सा खेत हुआ करता था। पठान के झगड़ालू स्वभाव के चलते कोई भी उसके खेत के नजदीक नहीं आता था। उसने अपने खेत में अपनी ही शक्ल के पुतले लगा रखे थे ताकि चिड़िया और कौवे उसके खेत से दूर रहें, और यहाँ तक कि इंसान भी। एक दिन पठान अपने खेत में काम कर रहा था और तभी बारिश शुरू हो गई। अचानक पठान के ऊपर बिजली गिरने से उसकी वहीं मौत हो गई। और एक रात सरजू किसान को काम से कहीं जाना था। इस कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। एक तो बारिश, ऊपर से ये कीचड़ भरा रास्ता, बिजली भी चमक रही है। क्यों ना मैं पठान के खेत से होता हुआ घर निकल जाऊं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। सरजू किसान ने जैसे ही उसके खेत में कदम रखा तो पठान के बीजुके को देखकर उसकी आत्मा कांप गई। उफ, ये पठान तो मर गया, लेकिन अपनी भयानक शक्ल के पुतले खेत में ही लगाकर छोड़ गया। सरजू किसान कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे पठान का पुतला उसके पीछे आ रहा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, अरे बाप रे, ये पुतला मेरे पास आ रहा है। इसकी लाल आंखें कैसे चमक रही हैं? ये जिंदा कैसे हो सकता है? कहीं पठान का भूत तो नहीं? सरजू किसान डरकर बुरी तरह भागने लगा और अकाल मौत मरे पठान की रूह खेत के पुतले में समा चुकी थी और पठान का पुतला वहां से भागते हुए सरजू का पीछा कर रहा था। बचा ले भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पठान का भूत मेरे पीछे ही पड़ गया। तभी एक तेज बिजली चमकी और सामने खड़े पठान के पुतले ने सरजू की गर्दन दबोच ली। अगले दिन सरजू की लाश पठान के खेत में मिलने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। कुछ दिन बाद गांव की एक शादी में दूसरे गांव के लोग आए हुए थे, जिनमें किशोर और विराज भी थे। विराज, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना था। चल अब कहीं टहल कर आते हैं। हाँ यार, चलते हैं। इसी बहाने यहाँ के खेत भी देख लेंगे। विराज और किशोर कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी एक ग्रामीण की आवाज सुनाई पड़ती है। ओ भैया, आप लोग रात के समय खेत की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस गांव में नए हैं क्या? आपने सही पहचाना, हम यहाँ एक शादी में आए हैं और सुबह लौट जाएंगे। सोचा खाना खाकर जरा टहल आए। क्या आप लोगों को किसी ने नहीं बताया कि रात में खेतों की तरफ नहीं जाना है? पुतले का भूत तुम्हें मार डालेगा। नया देखकर बेवकूफ बना रहे हो क्या? जाओ भाई, अपना काम करो। हम लोग भूत प्रेत से नहीं डरते। मेरा काम था तुम्हें समझाना। तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे क्या। विराज और किशोर उस गांव वाले की बात को मजाक में उड़ा देते हैं और खेत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कितने बेवकूफ लोग होते हैं, खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ यार, मैंने भी आज तक भूत नहीं देखा है। सब कहने की बातें हैं। किशोर, मैंने अभी वहां कुछ देखा। क्या कहा? अब तू भी मुझे डराने की कोशिश करने लगा। नहीं यार, सच में मैंने देखा। कोई उस खेत से हमें ही घूर रहा था और उसकी लाल आंखें चमकती हुई दिख रही थी। लगता है तूने उस गांव वाले की बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। चल मेरे साथ देखते हैं कौन सा भूत है। किशोर विराज के मना करने के बाद भी उसका हाथ पकड़कर खेत में ले जाता है कि तभी आहा, मेरे खेत में कदम रखने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। इसकी कीमत तुम्हें मर के चुकानी होगी। भूत! पुतला कैसे बोल सकता है? भाग विराज, यहाँ सच में भूत है। पठान के पुतले का खौफनाक रूप देखकर दोनों का कलेजा कांप उठा और वो दोनों भागने लगे और एक दूसरे से अलग हो गए। अरे विराज कहाँ रह गया? मैं इन सूखी और बड़ी झाड़ियों में छुप जाता हूँ, वो भूत मुझे देख नहीं पाएगा। तभी किशोर को सूखी झाड़ियों पर चलने की आहट अपने करीब आती सुनाई देती है। ये ऐसा करूँ
की आहट है। जो मेरे पास आ रहा है जरूर विराज होगा। जैसे ही किशोर ने झाड़ियों से झांक कर देखा, पठान का खौफनाक पुतला सामने खड़ा हुआ था। बचाओ, कोई बचाओ, ये मुझे मार देगा। अगले ही पल किशोर का कटा हुआ सिर पठान के पुतले के हाथों में था। दूर झाड़ियों में छिपे विराज ने किशोर की दर्दनाक चीख सुनी, पर अपनी जगह सांस रोके बैठा रहा। हमारी मत मारी गई थी, जो गांव वाले की बात नहीं मानी। लगता है किशोर उस शैतान के हाथों मारा गया। तभी विराज को एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जैसे ही विराज पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि पठान का पुतला उसके सामने खड़ा था। बचाओ, बचाओ, भूत! विराज भी पठान के पुतले के हाथों बलि चढ़ चुका था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसे गांव वालों ने भी सुनी और मुखिया के पास पहुंचे। अब तो हद हो गई मुखिया जी। आए दिन लोग उस पठान के भूत के हाथों मारे जा रहे हैं। आज तो उसने गांव में बाहर से आए लोगों को भी मार डाला। वो एक दुष्ट आत्मा है जो जीते जी अपने खेतों में किसी को कदम नहीं रखने देता था, और अब मरने के बाद भी लोगों की जान ले रहा है। चलो सब मेरे साथ। पर मुखिया जी, आप क्या करने वाले हैं? सब लोग अपने हाथों में जलती हुई मशाल उठा लो। जब तक इस पठान का खेत है और उसके पुतले हैं, उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। आपने सही कहा मुखिया जी, उसके खेत ही जला डालेंगे और साथ में उसके पुतले को भी। हाँ हाँ, चलो चलो। कुछ ही देर में सारे गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल लेकर पठान के खेत को घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। जलते हुए पुतले की भयानक आवाज से आसमान भी थर्रा उठता है। गांव वालों ने मेरे खेत को जलाया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। गांव वाले पठान के खेत जल जाने और उसके भूत से मुक्त होकर खुश हो रहे थे। पर एक दिन रात के समय मुखिया के घर दस्तक होती है। अरे इतनी रात गए, अब कौन आ गया? मुखिया ने दरवाजा खोला तो सामने विराज खड़ा था, जो मर चुका था। मगर मुखिया विराज को नहीं जानता था। उसने मरे हुए लड़कों की शक्ल नहीं देखी थी। नमस्ते मुखिया जी। तुम कौन हो भाई? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरे सेठ जी खेत खरीदना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वो तो दिन में भी देख सकते हैं, पर रात में ही क्यों? दरअसल हमारे सेठ जी इस गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा आपसे बात करते चलें। कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? वहाँ खेत के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। मुखिया विराज के साथ खेत के पास चला गया। कहाँ हैं तुम्हारे सेठ जी? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे वो तो खड़े हैं आपके पीछे। जैसे ही मुखिया अपने पीछे पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पीछे किशोर और सरजू किसान के साथ पठान का पुतला सुलगती आंखें लिए खड़े थे। सरजू किसान, तू तो मर चुका था, और ये पुतला कहाँ से आ गया? कौन हो तुम लोग? हम सब मर चुके हैं, अब तेरी बारी है। और मुखिया की दिल दहला देने वाली चीख चारों ओर गूंज गई।